जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। साथियों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके पास आया हूं। बहुत से बच्चों की, बहुत से स्टूडेंट्स की, बहुत से एस्पिरेंट्स की ये डिमांड आ रही थी कि सर LT ग्रेड की क्लासेस आप रेगुलर और बहुत ही एग्ज़ाम बेस्ड आप स्टार्ट कराइए। तो साथियों, वो दिन आ गया है। आज की हमारी डेमो क्लास आपके सामने आने वाली साथियों, यूपी LT ग्रेड 2025 फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा, जिसमें आपको प्री एग्ज़ाम्स के जो भी MCQs होंगे उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। साथ ही मेंस एग्ज़ाम्स के किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो उन चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और इसके साथ ही साथ सिलेबस वाइज थ्योरी क्लासेस के अकॉर्डिंग हम इसको लेकर चलेंगे। तो यानी एक ही वीडियो में आपकी इन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस होने वाली है। हम एक एक टॉपिक को, यूनिट को पकड़ेंगे, उसमें से एक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे साथियों। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, यही सवाल आता है, बहुत से बच्चों से मेरी बात होती है, तो सर एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, प्री कैसे होगा, मेंस कैसे निकलेगा, है ना। टाइम कम बचा है हमारे पास साथियों। एक महीने के अंदर हम इस पूरे सिलेबस को लगभग 1 से 1.5 महीने भी मान लो आप पूरा बहुत आराम से ख़त्म करके रिवीजन भी कर लेंगे। और बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। तो जल्दी से जल्दी साथी क्या करेंगे, फटाफट से सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। वाकई बता रहा हूँ, मेहनत आपको दिखेगी, साथ ही कंटेंट आपको दिखेगा और एकदम थ्रू दी एग्ज़ाम पॉइंट आपको चीज़ें डिलीवर होंगी यहाँ से हमारे इस चैनल से साथियों। तो आज की इस डेमो क्लास में बने रहिएगा। और जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि इसका नोटिफिकेशन हमारी वीडियोज़ का सबसे पहले आप तक पहुँचे साथियों। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहले पॉइंट की अगर हम बात करें साथियों, तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट आपको क्या दिख रहा होगा इसका, जस्ट अ सेकेंड, बस, है ना। कि भाई की पॉइंट्स क्या है, यानी कि आपका सिलेबस क्या है एक्चुअल में अगर हम देखें तो साथियों। ठीक है, सिलेबस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है आपका। तो आज हम आपके जो सिलेबस है यूपी LT ग्रेड का, उसमें से 10th यूनिट को लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा है ना जो मैक्सिमम लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता है साथियों। इसलिए मैंने डेमो क्लास के लिए इस टॉपिक को चुना। ठीक है, और तो आपकी 10th यूनिट में आपका जो दे रखा है वो क्या है साथियों, सिलेबस में टेस्ट एंड मेजरमेंट। ठीक है, परीक्षण एवं मापन दे रखा है। एक सेकेंड बस रुकिएगा, यस, ठीक है, परीक्षण एवं मापन। आई होप सो आपको चीज़ें विजिबल होंगी बहुत ही अच्छी तरीके से, ब्लर तो नहीं हो रहा, यस। ठीक है, चलिए अकेले करना पड़ता है इसलिए चीज़ें सारे खुद से सेट करनी पड़ती हैं। ठीक है, चलिए, यूनिट 10 है हमारा, टेस्ट एंड मेजरमेंट, परीक्षण एवं मापन। अब ये टॉपिक बहुत लेंदी है, बट सिलेबस को क्या कर रखा है, बहुत ही शॉर्ट, मात्र कितने पॉइंट्स में दे रखा है भैया, आप अगर देखोगे तो 8 पॉइंट में दे रखा है। इन 8 पॉइंट के अलावा भी बहुत सी चीज़ें टेस्ट एंड मेजरमेंट में जो हम जानेंगे, जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपका मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस पूछेगा भैया, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस। भाई क्या पूछेगा आपसे, इसकी परिभाषा पूछेगा। ठीक है, परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप होंगे, साथ ही इसकी अर्थ से रिलेटेड हो गया और महत्व, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेस्ट एंड मेजरमेंट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है साथियों। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखा, ये इन चीज़ों को हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। अभी आपकी पूरी ये डेमो आपको दिखाया जाएगा, इसमें किस टाइप के आपसे पढ़ेंगे। क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट, भैया उसका तरीका क्या है, क्राइटेरिया क्या है कि अच्छा परिणाम निकल सके एक टेस्ट का, क्या क्या उसके स्टेप्स होंगे, चरण होंगे, वो हम जानेंगे। साथ ही अलग अलग टेस्ट के बारे में दे रखा है, अपर यूथ फिटनेस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट दे रखा है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पुटअप होंगे। सॉकर स्किल टेस्ट हैं, यानी फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी स्किल टेस्ट हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर दे दिया भैया क्या कि सॉकर स्किल टेस्ट का मतलब केवल एक टेस्ट नहीं होने वाला है। सॉकर स्किल टेस्ट, फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी आपके टेस्ट एंड मेजरमेंट के स्किल बेस्ड टेस्ट होंगे वो सारे आपको कवर करने पड़ेंगे भैया। कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, सेम एज इट इज़ हॉकी स्किल टेस्ट में भी जितने टेस्ट होते हैं मैक्सिमम बीपीएड में जो पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा आप एमपीएड के भी, एमपीएड लेवल तक के भी अगर टेस्ट आप रिकवर कर सकें तो करेंगे, बट बाकी हम लेके चलेंगे, कवर भी कराएंगे आपसे। वॉलीबॉल से रिलेटेड जितने भी स्किल टेस्ट होंगे वो भी देखेंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड कई टेस्ट हैं, ठीक है, उन सभी को हम कवर करते हुए चलेंगे।
ठीक है। तो सिलेबस दिखने में तो आपको यहाँ पर बहुत ही छोटा मात्र 8 पॉइंट का दिख रहा है प्यारे साथियों, बट इस 8 पॉइंट के अंदर बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं और उनको बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। इसी वजह से मैंने आपसे एक चीज़ बोली, ठीक है, क्या कहा कि भैया हम प्री के एमसीक्यूज तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, ठीक है, प्री के एमसीक्यूज तो हम सॉल्व करते हुए चलेंगे ही, साथ ही साथ हम मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे भैया, किसके अकॉर्डिंग, थ्योरी क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस को किस हिसाब से लिखना है, कैसे उस कम शब्दों में आपको कैसे उसको डराइव करना है, कैसे डिफाइन करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी यहाँ पर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए हम लेट नहीं करेंगे, क्लास हम स्टार्ट करेंगे साथियों। सबसे पहला पॉइंट आपने देखा सिलेबस में क्या दे रखा था भैया, चलिए ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट की बात करें, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टेस्ट, ठीक है। टेस्ट की जो डेफिनेशन और मीनिंग की बात यहाँ पर कराई जा रही है साथियों, ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टेस्ट। तो सबसे पहले जान लो भैया उसका अर्थ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे टेस्ट एंड मेजरमेंट में डेफिनेशन से नहीं पुटअप होते हैं, ठीक है। उसको 2-3 पार्ट में आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उसकी परिभाषा को व्याख्यात नहीं करता है या करता है, उस टाइप में आपसे, बट आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए, दैट्स इट, आप क्लियर हो जाओगे। तो परीक्षण वे उपकरण है जिनके द्वारा हम किसी भी कौशल, ज्ञान तथा जो उनकी क्षमता होती है, क्या करते हैं भैया, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। यानी टेस्ट सिंपल भाषा में अगर आप जानो तो एक ऐसा अपैरेटस है, एक ऐसा इक्विपमेंट है एक खिलाड़ी के लिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए या फिर एक स्टूडेंट के लिए, जिससे आप उसकी स्किल, उसकी नॉलेज और साथ ही अगर देखा जाए तो उसको जो उसका एफर्ट है, क्षमता है, उसका आप इवैल्यूएशन कर सकते हो, ठीक है, मूल्यांकन कर सकते हो, ठीक है। सो उसकी नॉलेज हो गई, ठीक है। टेस्ट सिंपल सी चीज़ में आपको समझना है, टेस्ट क्या है भैया, एक खिलाड़ी की, स्पोर्ट्स पर्सन की नॉलेज, उसकी स्किल और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको इवैल्यूएट करने का एक माध्यम होता है। सिंपल सी चीज़ में आपको ये समझना है, ठीक है। फिर इंग्लिश में और अगर हम बात करें, परीक्षण में मानकीकृत माप उपकरणों जैसे तौल मशीन। अब टेस्ट में क्या क्या चीज़ें भैया आप ले सकते हो, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यूज़ करके तभी इक्विपमेंट का नाम हुआ, आप कर सकते हो। जैसे तौल मशीन होगी भाई, वेइंग मशीन हो गई या वेट करने वाली मशीन हो गई, रिबन्स हो गया या फीता जिससे हम इंची टेप वगैरह जो हम बोलते हैं उससे, थर्मोमीटर हो गया, और क्वेश्चन आयर्स करा सकते हैं, प्रश्नावली, ठीक है। इन सभी चीज़ों का हम यूज़ किस में कर सकते हैं भैया, एक टेस्ट में कर सकते हैं, परीक्षण में कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है द टेस्ट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट डिवाइसेस लाइक वेइंग मशीन, टेप, थर्मोमीटर एंड एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें विजिबल होंगी और चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इंची टेप हो गया, थर्मोमीटर हो गया, सॉरी वेइंग मशीन हो गई, थर्मोमीटर हो गया, ठीक है। और साथ ही उसकी जो भी चीज़ें होती है हेल्थ असेसमेंट से रिलेटेड चीज़ें, आप उसको नोट डाउन करते हुए भी चला जाता है, उसका एक रिकॉर्ड भी रखा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन आए टाइप में करके, क्या उसकी गलतियाँ थी, क्या अच्छाइयाँ थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बढ़ें तो कुछ काइंड्स ऑफ टेस्ट के बारे में अगर हम जाने प्यारे साथियों, तो काइंड्स ऑफ टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कुछ टेस्ट में अलग अलग प्रकार से टेस्ट्स होते हैं। जैसे आप कुछ आपकी फिजिकली बॉडी से रिलेटेड होंगे, कुछ मेंटल से रिलेटेड होंगे। जैसे सबसे आईक्यू टेस्ट हो गया, हाँ, अब क्वेश्चनायर बेस पे आपके क्वेश्चन आंसर्स आपसे पुटअप किए गए, उससे आपके आईक्यू लेवल का टेस्ट किया गया, ठीक है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग को इन्वॉल्व कर दिया, एनालिटिकल टेस्ट कर दिया, कोई ग्राफ, कोई चार्ट वगैरह आपको दे दिया गया जिससे आपको पहचानने के लिए दे दिया गया, ठीक है। फिर एंडोरेंस टेस्ट कर लिया, स्ट्रेंथ टेस्ट कर लिया, आपकी सहन शक्ति, ठीक है, सहन, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, सहन शक्ति, मुझे लग रहा है बहुत स्पीड से चल रहा हूँ कि, चलिए आराम से चलते हैं, ठीक है। एंडोरेंस टेस्ट हो गया, आपकी सहन शक्ति का टेस्ट हो गया। कैसे कर लिया भाई, आपको एक सपोज आपके सर पे एक बहुत बड़ा बोझ दे दिया गया, 20-25 किलो का, आपसे बोला गया कि इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक जाना है आपको बिना रुके,
ठीक है, 1 किलोमीटर तक जाना है, पैदल ही चलना है, बट बिना रुके चलना है, तो उससे आपकी सहन शक्ति का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रेंथ टेस्ट आपका ले लिया, ठीक है, तो स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या होगा, आपको बहुत ही भारी वजन एक झटके में उठाने के लिए कह दिया गया, तो आपकी ताकत का, आपकी स्ट्रेंथ का परीक्षण वहाँ पर हो गया भैया, है ना। ऐसे ही साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है आपका, मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होता है भैया, ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी आपका लिया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण टेस्ट में क्या होता है भैया, हाँ, आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे उठ रहे हो, आप कैसे बैठ रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाता है आपका, ओके, समाज में आप किस तरीके से रह रहे हो। सो ये इतनी टेस्ट के कुछ प्रकार हैं, इन्हीं बोला जाता है इन्हीं टाइप्स को लेकर अलग अलग टेस्ट आपके फिजिकल एजुकेशन के अंदर बनाए गए प्यारे साथियों, ठीक है। उनके बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, चलिए अब आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। भैया शारीरिक शिक्षा के अंदर परीक्षण और मापन यानी टेस्ट एंड मेजरमेंट का महत्व क्या है, ये हमें जानना है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो बेसिकली 4 प्रकार के आपके हो गए, ठीक है। इसमें से पहला अगर हम देखें, स्टूडेंट परफॉर्मेंस आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है भैया, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, छात्र का प्रदर्शन भाई साहब, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले उसकी फिटनेस को चेक किया जाता है, उसकी स्किल्स को चेक करना है, उसकी ज्ञान को जांचना है भैया, ठीक है। स्टूडेंट असेसमेंट, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, लेसन प्लानिंग, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले स्टूडेंट असेसमेंट की बात कर रहे हैं, उसका फिटनेस, उसका कौशल, उसका ज्ञान, इन सब की परख करना, इन सब की जांच करना, ठीक है, उनको चेक करना, ठीक है। और समय समय पर हमें देखना कि भैया उसके अंदर क्या सुधार हो रहा है, जो टेस्ट ले रहे हैं उसकी फिटनेस का अगर हम टेस्ट ले रहे हैं, उसकी स्किल्स का फिटनेस का टेस्ट ले रहे हैं, तो उसकी फिटनेस में, उसकी स्किल्स में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसको समय के साथ इम्प्रूव करना और सुधार करवाना, ठीक है। हेल्प टीचर्स प्लान बेटर लेसन्स, ठीक है, शिक्षकों को बेहतर पाठ योजना बनाने में मदद करना, ये इंपॉर्टेंट है भैया किसका, टेस्ट एंड मेजरमेंट का। टेस्ट एंड मेजरमेंट का अगर हम यूज़ करते हैं तो भैया क्या होगा, एक बेटर लेसन प्लान टीचर्स बना सकते हैं उसकी हेल्प से, ठीक है। और टाइम के साथ वो अपने स्टूडेंट्स की स्किल्स, परफॉर्मेंस और उनके नॉलेज को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है भाई साहब। तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम चलें तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट, दूसरा कार्यक्रम में सुधार, ठीक है। इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए तो भी यह कार्यक्रम में सुधार, यानी फिजिकल एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, वो सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो हम टेस्ट और मेजरमेंट के ज़रिए जान सकते हैं, उसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट महत्व रखता है भैया। करिकुलम में इम्प्रूव कर सकते हैं, पाठ्यक्रम में सुधार किया जा सकता है भैया इन चीज़ों के साथ, ठीक है, टेस्ट और मेजरमेंट के साथ, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। सेट एज, क्लास, जेंडर स्टैंडर्ड्स, हम आयु, कक्षा, लिंग के अनुसार एक मानक तय कर सकते हैं टेस्ट के ज़रिए। अगर टेस्ट हमें लेना है, उसका मेज़रमेंट करना है, तो हमें उसकी एज, क्लास, उसका जो सेक्स है, लिंग है, उसके अनुसार हमें एक मानक तय करना है, ठीक है। प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं आपका, ठीक है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन हो जाता है, करिकुलम में इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। उसकी एज, क्लास लेवल्स और जेंडर, इन सभी स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है, तभी एक टेस्ट एक बेहतरीन इवैल्यूएशन के रूप में आता है, रिजल्ट के रूप में आता है, इवैल्यूएट हो पाता है मैं कहूँगा, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, मोटिवेशन एंड इंडिविजुअल हेल्प। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके टेस्ट एंड मेजरमेंट का, ठीक है भैया। बिना प्रेरणा के और बिना व्यक्तिगत सहायता के खिलाड़ी का टेस्ट कभी बेहतर नहीं हो सकता है, इसलिए प्रेरणा और व्यक्तिगत मदद होनी चाहिए एक प्लेयर्स की, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ में जो प्रोग्रेस हो रही है उसके लिए उसको एनकरेज करना, उसको मोटिवेट करना भैया, उसकी वीकनेस को फाइंड करना, उजागर फाइंड करना, पहचानना और उसकी हेल्प करना, पर्सनल ट्रेनिंग प्लान डेवलप करना। अगर उसके अंदर कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ है जिसको अगर हम डेवलप कर दें तो बहुत ही अच्छा प्लेयर हो सकता है, उसके हिसाब से उसके टेस्ट को निर्धारित करना, ठीक है।
वीकनेस है तो कैसे उसको और बेहतर कर सकते हैं। ठीक, सो एनकरेज स्टूडेंट विथ प्रोग्रेस, छात्रों को उनकी प्रगति देखकर उनको प्रोत्साहित करना, उनको एनकरेज करना, प्रेरित करना। ठीक है, ये आपका मोटिवेशन में आ जाता है। ठीक, फाइंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भैया पर्सनल, व्यक्तिगत मदद हो रही है अगर आप एक खिलाड़ी की वीकनेस और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत दोनों को आप पता कर रहे हो, फिर उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो। मेक पर्सनल ट्रेनिंग प्लान, साथ ही व्यक्तिगत प्रशिक्षण, उसके बाद इन चीज़ों के बाद उसका व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्लान या योजना भी हम डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, चौथा है कुछ अदर्स पॉइंट्स भी आते हैं हमारे। ठीक है, जैसे छात्रों को टीमों में विभाजित करना तथा उनका चयन करना, अलग अलग टीमों में डिवाइड कर देना। टीम, कुछ कमज़ोर खिलाड़ी एक टीम में, कुछ अच्छे खिलाड़ी मिक्स करके एक बढ़िया टीम बनाना। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेशन बनता है बहुत ही अच्छा। हम आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहा होगा, हमें भी मिलता था जब हम बिगिनर्स थे, हम एक टीम के साथ प्ले करते तो उसमें कुछ पुराने खिलाड़ी होते थे भैया जो काफ़ी वेल ट्रेंड थे, उनके टेस्ट बहुत अच्छे से, प्रशिक्षण परीक्षण सब कुछ उनका बहुत बेहतरीन था, उनका एक लेवल था। बट उनको देख करके हम मोटिवेट होते थे कि हमको भी अपनी इस कैप्टन की तरह बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आइडेंटिफाई फिजिकल और स्किल प्रॉब्लम्स, यानी कि उस पर्टिकुलर प्लेयर या टीम की उसकी कौशल संबंधी जो समस्याएं हैं या शारीरिक समस्याएं हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, सो ग्रुप बनाने स्टूडेंट्स के और सेलेक्टेड टीम के, थ्योरेटिकल और फिजिकल दोनों चीज़ में काम आता है ये। ठीक है, और उनकी एनालिसिस करके उनकी परफॉर्मेंस का या वो टेस्ट कराकर उसको क्या करना, पहचानना भैया, उनकी पहचान करना। ठीक है, उनकी स्किल प्रॉब्लम है भैया कोई, तो किस टेक्निक की वजह से या किस वजह से वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, उसको पहचानना। ठीक, और उसको अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई इंजरी है और हम ज़बरदस्ती उसको उसी इंजरी से रिलेटेड कोई टेस्ट करा रहा है जिससे उसकी इंजरी और ख़राब हो सकती है, तो उन सब चीज़ों की पहचान करना। ठीक है, इसलिए टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि ये सारे पहलू टेस्ट के अंदर एक मानक के रूप में तय किए जाते हैं, तभी फिजिकल एजुकेशन में ये टेस्ट कंपलसरी किए गए हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन या फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए साथियों। ठीक है, तो ये मीनिंग एंड डेफिनेशन हो गई आपकी। फिर इसके बाद आ जाता है क्राइटेरिया फॉर अ गुड टेस्ट, एक अच्छे प्रशिक्षण का क्राइटेरिया की अगर हम बात करें। ठीक है, सो शारीरिक शिक्षा में अच्छे टेस्ट के जो मानदंड होते हैं भैया, एक क्राइटेरिया होता है, वो कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप्स के आपको क्राइटेरिया यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले रिलायबिलिटी, और भी होते हैं बट मुख्य रूप से आप इन्हीं को जानो, बाकी और भी हम कराएंगे। ठीक है, और भी होते हैं, 7-8 होते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन, इन्हीं के इर्द गिर्द आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी हो गई। ठीक है, विश्वसनीयता, ओके, प्रैक्टिकलिटी हो गई। ठीक, वैलिडिटी हो गई, आपकी वैधता हो गई। देन ऑब्जेक्टिविटी हो गई, वस्तुनिष्ठता हो गई। ठीक, ये 4 इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। यही क्या डिसाइड करते हैं भैया, ये डिसाइड करते हैं कि एक टेस्ट कैसे, उसका जो मानदंड है, उसका क्राइटेरिया कितना बेहतरीन हो सकता है, एक टेस्ट कैसे परफेक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों विश्वसनीयता की, रिलायबिलिटी की। ठीक है, तो रिलायबल, एक टेस्ट रिलायबल कब होता है या कब विश्वसनीय होता है, जब क्या हो रहा हो, हर बार टेस्ट का रिजल्ट कैसा हो रहा हो, एग्जैक्ट आ रहा हो भैया, एग्जैक्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा हो, या हम कहेंगे सेम रिजल्ट देखने को मिल रहा है बार बार। अगर उस टेस्ट को कराया जा रहा है तो आपको रिजल्ट या परिणाम एक समान, बार बार समान दिखाई दे रहा है। ठीक है, या कई बार या अलग अलग व्यक्ति द्वारा किया जाए तो भी समान होना चाहिए, तभी एक टेस्ट क्या होता है भैया, रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है, उसकी रिलायबिलिटी सही साबित होती है। ओके, फिर जो भी टेस्ट है उसको रीसेट करो, फिर अल्टरनेट फॉर्म्स भी होने चाहिए, इंटरनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस टेस्ट के अंदर भैया। ठीक है, A reliable test gives similar results with every time it is conduct। ठीक है, यानी जितनी बार भी उस टेस्ट को कंडक्ट कराया गया उसका रिजल्ट कैसा होना चाहिए भैया, सिमिलर होना
चाहिए। इट शुड बी कंसिस्ट वेदर देन मल्टीपल टाइम्स और डिफरेंट पर्सन्स, यानी अलग अलग व्यक्तियों द्वारा और डिफरेंट अलग अलग बार या मल्टीपल टाइम बार बार अगर उस टेस्ट को कराया जा रहा है फिर भी उसका परिणाम कैसा हो भैया, एग्जैक्ट हो, सेम हो, तो वो टेस्ट कैसा हो जाता है, रिलायबल हो जाता है, उसकी रिलायबिलिटी साबित हो जाती है, विश्वसनीयता साबित हो जाती है प्यारे साथियों। ठीक है, इसी क्रम में सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो आ जाता है भैया वैधता, वैलिडिटी। अब वैलिडिटी की अगर हम बात करें, उसकी वैधता कब साबित होती है या कब सही होती है, जब टेस्ट क्या मेज़र करे, जो एक्चुअल में वो मेज़र करना चाहता है। अगर एक टेस्ट मेरी फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र करना चाहता है, ठीक है, एक टेस्ट मेरी फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र करना चाहता है, तो वो क्या मापेगा भैया, वो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी को ही मापे, ना कि मेरी स्ट्रेंथ को। इज़ दैट क्लियर? यानी कि अगर कोई टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बनाया गया तो फ्लेक्सिबिलिटी मेज़र कर रहा है, पता चला फ्लेक्सिबिलिटी की जगह वो स्ट्रेंथ मेज़र कर रहा है। ठीक है, इसलिए टेस्ट वही मापे या वही मापता है जो उसे मापना चाहिए, तब वो टेस्ट कैसा होता है, वैलिड होता है, वैध होता है। ठीक है, द टेस्ट मेजर्स व्हाट इज सपोज टू मेजर। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी डेमो क्लास चल रही है, आप एक एक टॉपिक पे बहुत डीपली पढ़ने वाला साथियों। ठीक है, इसी क्लास में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। सो थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो निष्पक्षता। ठीक है, चलो भैया परिणाम व्यक्तिगत राय से प्रभावित नहीं होने चाहिए। उसकी ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता कैसे होगी कि कोई भी रिजल्ट हो, अब फलाना व्यक्ति कह रहा है नहीं ऐसा होना चाहिए इसलिए वो ऐसा हो गया, मतलब किसी की राय से वो प्रभावित ना हो। अगर आप उसका रिजल्ट अगर कोई निकला है तो एग्जैक्ट सभी उसी से सहमत होने चाहिए भैया। किसी पर्सनल व्यक्ति की कमेंट से, राय से वो इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट आर नॉट अफेक्टेड बाई पर्सनल ऑप्शंस। ठीक है, तब वो निष्पक्षता के अनुरूप होगा। अलग अलग स्कोरर से भी समान अंक उसको मिलने चाहिए। अगर कई स्कोरर्स हैं वहाँ पर तो सभी ने एग्जैक्ट वही पॉइंट दिए हों, तब उसकी निष्पक्षता साबित होती है। स्कोरर्स शुड गिव द सेम स्कोर। ठीक है, ये इस टाइप से आप ऑब्जेक्टिविटी को उसको समझ सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। अब प्रैक्टिकलिटी की अगर हम बात करें भैया, व्यवहारिकता तो संचालित, अंकित और समझने में आसान होनी चाहिए। एक प्रोसेस वेब जो उसका प्रोसेस बना, उस प्रोसेस में बहुत ही आराम से वो संचालित हो सके, उसमें कोई बाधा ना आए। ठीक है, अंकित हो, उसको लिखा जा सके, उसको नोट किया जा सके, उस टेस्ट का जो भी प्रोसेस है, और समझने में क्या हो भैया, आसान होना चाहिए, ईजी वे में होना चाहिए। ईजी टू एडमिनिस्टर, स्कोर एंड अंडरस्टैंड। समय, उपकरण और संसाधन उपयुक्त होने चाहिए। ठीक है, तभी उसकी व्यवहारिकता सही साबित होती है। समय भी समय उसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका एक अच्छा टाइम निर्धारित होना चाहिए जिस टाइम के अंदर उसकी चीज़ें सही हो सकें। अपरेटस, इक्विपमेंट्स, उपकरण बहुत ही अच्छे और बेहतरीन होने चाहिए। संसाधन जितने भी यूज़ हो सके उसके अंदर, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए भैया, उपलब्ध होने चाहिए। टाइम, इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेस शुड बी रीजनेबल। ठीक है, उपयुक्त होने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, अगले पॉइंट की। तो अब आ जाते हैं हम भैया किस चीज़ पे, चलिए समझिए। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ से समझनी कि आपको टेस्ट एंड मेजरमेंट का डिफरेंस पता होने चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भैया। टेस्ट एंड मेजरमेंट के डिफरेंस वगैरह आपको बहुत ही ईजी वे में अभी क्लियर कराएंगे यहाँ पर साथियों। ठीक है, चलिए अब देखो, टेस्ट की अगर हम बात करें तो टेस्ट क्या है, टेस्ट आपका देखा जाए तो बेसिकली सभी शैक्षिक प्रक्रियाओं में क्या होता है, प्रशिक्षण कराया जाता है। ठीक है, यानी टेस्ट आपकी
जितनी भी आपकी शैक्षिक प्रक्रियाएं हैं सभी, ठीक है, इनमें टेस्ट शामिल होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर वही मेज़रमेंट की बात कर दें तो मेज़रमेंट क्या होता है भैया, सभी शारीरिक मापन में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो टेस्ट होगा वो जितनी भी एजुकेशनल प्रोसेस होंगी उनमें इंक्लूड होगा, और मेज़रमेंट किसका किया जाता है, फिजिकल रूप से जहाँ पर इन्वॉल्व होंगे आप, यानी जितनी भी शारीरिक मेज़रमेंट होती हैं, फिजिकल मेज़रमेंट होती हैं, उसमें आपका मेज़रमेंट जो होगा वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मापन एवं मूल्यांकन के लिए परीक्षण आवश्यक है, ठीक है। अब देखो परीक्षण जो होता है वो मापन और मूल्यांकन आवश्यक, ठीक है। यानी मेजरमेंट और इवैल्यूएशन दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है भैया, टेस्ट। अगर टेस्ट नहीं होगा तो आप उसका मेजरमेंट और इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसलिए टेस्ट होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, टेस्ट भैया आपका मेजरमेंट और इवैल्यूएशन दोनों के लिए होता है, ठीक है। और मेज़रमेंट की बात की जाए तो भैया ये क्या होता है, मेज़रमेंट आपका व्यक्तिगत तथ्यों को मापने के लिए मापन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहीं पर मेज़रमेंट का प्रयोग मापन और मूल्यांकन के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर अगर दिया जाए तो व्यक्तिगत तथ्यों के मापन के लिए भैया, पर्सनल, व्यक्तिगत तथ्यों के मापन के लिए, ठीक है, किसका यूज़ करते हैं भैया, मेज़रमेंट का उपयोग करते हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। परीक्षण केवल कुछ घंटों से संबंधित हो, जो आपका टेस्ट होगा उसका जो टाइम होता है वो कुछ घंटों से ही रिलेट करेगा, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। कुछ घंटों के लिए होता है, ठीक है। परीक्षण जो टेस्ट होता है भैया वो कुछ घंटों के लिए या कुछ घंटों से संबंधित होता है। वहीं अगर हम बात करें मेज़रमेंट की, मापन की, तो मापन केवल क्या होता है भैया, शारीरिक शिक्षा की क्रियाओं में एक आवश्यक घटक होता है। क्या होता है, शारीरिक शिक्षा की क्रियाओं में एक आवश्यक घटक होता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। राइटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब लगेगी, नेक्स्ट टाइम हम राइटिंग पे भी काम करके आएंगे, आपको अच्छी हैंड राइटिंग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, कि भैया टेस्ट और मेज़रमेंट में क्या होता है ना कि एक्चुअल चीज़ें कभी कभी सिमिलर हो जाती हैं, बाकी चीज़ें आप बहुत आराम से डिफ्रेंशिएट कर लोगे, बट इन चीज़ों में कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि आप सिमिलैरिटी इतनी होती कि आपको कंफ्यूज हो जाते हैं उन चीज़ों को छांटने में, ठीक है। तो सभी शैक्षिक प्रक्रियाओं में टेस्ट शामिल होता है, जितनी भी एजुकेशनल प्रोसेस होती हैं, और सभी शारीरिक मापन क्रियाओं में आपका मेजरमेंट इंक्लूड होता है। मापन और मूल्यांकन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है भैया, टेस्ट। विदाउट टेस्ट आप उसका मापन और मूल्यांकन नहीं कर सकते। व्यक्तिगत तथ्यों को मापने के लिए क्या यूज़ होता है भैया, मेजरमेंट का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। परीक्षण केवल कुछ घंटों से संबंधित होता है, और मापन क्या होता है, शारीरिक शिक्षा की एक आवश्यक क्रिया से संबंधित होता है, या उसका एक आवश्यक फैक्टर है, घटक है, कंपोनेंट है, घटक है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चले, उसकी अगर हम बात करें भैया, तो अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं पहले टेस्ट की। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिया है इस टेस्ट को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इस टेस्ट को हम आपको सॉल्व कराएंगे कि जितने भी टेस्ट आपके सामने आएंगे भैया, उन टेस्ट को हम किस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि आप इन टेस्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सको। आपर यूथ फिटनेस टेस्ट की बात करते हैं। पुराने टाइम पे इसको क्या बोला जाता था भैया, आपर बोला जाता था, केवल आपर, ठीक है।
अब हो गया अपर यूथ फिटनेस टेस्ट, समय समय के साथ इसको रिफॉर्म किया गया, अभी भी रिफॉर्म हुआ है कुछ जगहों पर। सो इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो 6 टेस्ट बैटरीज हैं, ठीक है। सिक्स स्टेप भी कह सकते हो, 6 स्टेप्स के ऊपर ये टेस्ट आपका बेस्ड होता है भैया। जो इसकी की पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो ये 6 टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पुलअप्स एंड फ्लेक्स्ड आर्म हैंग होता है, सिटअप्स होता है, 50 यार्ड की आपकी क्या होती है भैया, ठीक है, 50 यार्ड डैश रनिंग होती है, ठीक है, शटल रन कराई जाती है, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप या स्टैंडिंग ब्रॉड जंप भी कह सकते हैं, 600 मीटर की रन वॉक होती है। इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने वाली ये है कि पुलअप्स जो होते हैं वो भैया मेंस के लिए होते हैं या आप कह सकते हो बॉयज़ के लिए होते हैं, ठीक है। और फ्लेक्स्ड आर्म हैंग जो होता है वो गर्ल्स के लिए होता है, ठीक। ये 2 चीज़ें, बाकी जितने भी टेस्ट हैं ये सारे गर्ल्स और बॉयज़ के लिए इक्वल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो अपर यूथ फिटनेस टेस्ट के अंदर आपको ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इन 6 पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पर जान लीजिए, ठीक है। जैसे कि इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका पूरा नाम फुल फॉर्म अब 100% ये क्वेश्चन आता ही आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फुल फॉर्म, ठीक है। अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस, ठीक है। ए से आपका अमेरिकन, अनदर ए से आपका एलियंस, ठीक है, एच से आपका हेल्थ, ओके, पी से आपका फिजिकल एजुकेशन, ई और फिर पी ई से फिजिकल एजुकेशन, आर से आपका रिक्रिएशन एंड डी फॉर आपका डांस इंक्लूड कर दिया गया। पहले रिक्रिएशन तक था, अभी डी ऐड कर दिया, वो डांस इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब अपर यूथ फिटनेस टेस्ट के अगर की पॉइंट्स की हम बात करें तो वही मैंने जो आपसे बताए कि 6 स्टेप्स होते हैं इसके, ठीक है। अब पुलअप्स की बात कर लें, ठीक है। पुलअप्स अरे जिसको आप हिंदी में अगर बोलते हैं तो क्या बोलते हो, बहुत से लोग इसको डिप्स भी बोलते हैं या सपाट, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ये किसके लिए होता है, बॉयज़ के लिए होता है, ठीक। फ्लेक्स्ड आर्म हैंग, एक सेकेंड, पुलअप्स, सॉरी डिप्स या सपाट नहीं होगा, ठीक है। पुलअप्स जैसे चिनअप्स होता है उसी टाइप में आपका पुलअप्स होता है, ठीक है। चिनअप्स में आपकी ठुड्डी लगाई जाती है, बार के ऊपर खींचा जाता है, वैसे पुलअप्स का तरीका होता है जो कि किसके लिए होता है, बॉयज़ के लिए होता है। फ्लेक्स्ड आर्म हैंग, हाथों को फैलाकर उस पर लटकना होता है उस बार के ऊपर, ठीक है, वो गर्ल्स के लिए होता है। क्या होता है, एक्सेस अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, ये आपकी शरीर के ऊपरी बॉडी को, ठीक है, उसकी ऊपरी बॉडी की ताकत को और उसकी सहन शक्ति को, ठीक है, क्या करता है, एक्सेस करने का काम करता है, पता लगाने का काम करता है, इसीलिए इस टेस्ट को इसमें इंक्लूड किया गया अपर टेस्ट के अंदर, ठीक है। सिटअप्स क्या करता है भैया, सिटअप्स मेज़र करता है आपका एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को और एंडोरेंस को, ठीक है। आपकी जो पेट की जो मसल्स होती हैं उनकी ताकत को, ठीक है, और साथ ही आपकी सहन शक्ति को, कहाँ की, उसी पेट के आसपास की जो मांसपेशियाँ होती हैं उसकी सहन शक्ति को, ठीक है, उसको मेज़र करने का काम सेटअप्स करते हैं। शटल रन की बात करें भैया, ये इवेलुएट करती हैं किसको, आपकी एजिलिटी और स्पीड को, ठीक है, आपकी चपलता और गति, इसको मेज़र करने का, इसको इवेलुएट करने का काम शटल रन कर देती है, ठीक है। स्टैंडिंग लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें या स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की, तो ये किसको एक्सेस करती है, किसका पता लगाती है भैया, आपकी लेग स्ट्रेंथ को पता लगाती है, आपकी पैर की ताकत को, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। 50 यार्ड डैश रन की बात करें भैया तो ये आपकी स्पीड को, गति को मेज़र करती हैं, इसको मतलब एकदम फर्राटादार दौड़ होती है 50 यार्ड डैश रन में जो होती है। 600 मीटर रन और वॉक, यानी पैदल भी चलना है और रन भी कराना, तो ये इवेलुएट क्या करती है, आपके कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को, ठीक है, हृदय वाहिनी सहन शक्ति, हृदय सहन शक्ति कह सकते हैं, चलो
आपका दिल कितना लोड ले सकता है, कितनी शक्ति सहन कर सकता है, कितना प्रेशर सहन कर सकता है, वो आपका 600 मीटर रन वॉक से क्लियर कराया जाता है, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन पॉइंट से ही आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, प्री में भी देखने को मिलेंगे और मेंस में भी देखने को मिलेंगे। तो स्टेप से पूछ लेगा आपसे भैया, ठीक है, और या फिर किससे पूछ लेगा आपसे, इन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग पूछ लेगा। ठीक है, और अगर आपसे थ्योरी में पूछता है इस टेस्ट के बारे में तो ये सारे कंपोनेंट्स को आपको इसी फॉर्मेट में, देखो मैंने आपसे एक चीज़ बताई कि अगर आपसे भैया मान लो सवाल क्या पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि आपर टेस्ट को आप लॉन्ग आंसर टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा, डिस्क्राइब आपर यूथ फिटनेस टेस्ट। अब कैसे लिखोगे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर नोट्स दिख रहे हैं आपको, या ये जो स्लाइड दिख रही है, इन स्लाइड्स को ही आप इसी तरीके से अगर आपने कंपोनेंट्स को रख दिया, आपका बहुत आराम से 200 पॉइंट्स के अंदर 200 वर्ड्स के अंदर क्लियर हो जाने हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आई थिंक 80 वर्ड्स हैं और लॉन्ग में 200 वर्ड्स, अभी देखेंगे आगे। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें भैया, अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपर यूथ फिटनेस टेस्ट के अंदर सबसे पहली चीज़ भैया कब डेवलप हुआ, तो ये आपको रिमेंबर रखना है कि आपर यूथ फिटनेस टेस्ट भैया कब डेवलप हुआ, 1958 में भैया। प्रोसेस इससे पहले ही चल रहा था बट एक्चुअल में इसकी डेवलपमेंट जो कंप्लीट हुई कब, 1958 में इसको विकसित कर दिया गया भैया। किसके द्वारा विकसित किया गया, पॉल हांसिकर के द्वारा विकसित किया गया। एग्जैक्टली इसी व्यक्ति का नाम पूरी तरीके से नहीं ले सकते हैं बट इनका बहुत ही मेजर रोल था, क्योंकि ये डायरेक्टर थे किसके, आपर रिसर्च कमेटी थी उसके डायरेक्टर थे। यानी अगर एग्जैक्ट एक नाम आपसे बोला जाए कि तो आपर रिसर्च कमेटी के द्वारा इसको डेवलपमेंट किया, बट मुख्य रूप से अगर रोल किसी का रहा है तो वो पॉल हांसिकर का रहा है। इसी वजह से इनको इसका श्रेय दिया जाता है कि इनके द्वारा इस टेस्ट को डेवलप किया गया। ठीक है, सो पॉल हांसिकर, और ये क्या थे, आपर टेस्ट के क्या थे, रिसर्च कमेटी के डायरेक्टर थे भैया, निदेशक थे। ठीक है, पर्पस क्या है इस टेस्ट का, ये भी आपसे पूछ लेता है, तो क्या है भैया, मेजर द फिटनेस लेवल ऑफ अमेरिकन यूथ। इस टेस्ट को ड्राइव किया गया था, जो भी अमेरिका की यंग जनरेशन थी, यूथ थे, उनकी फिटनेस लेवल को मेज़र करने के लिए, यानी अमेरिकी युवाओं की फिटनेस स्तर को मापने के लिए इस टेस्ट का इजाद किया गया, डेवलपमेंट किया गया भैया। ठीक है, ये होता है आपका देखो पुलअप्स। ठीक है, पुलअप्स जो बॉयज़ के लिए होता है इस टाइप से होता है। फ्लेक्स ड्रम हैंग में लड़कियों को लटकना होता है। ठीक है, सेटअप्स हो गया आपका, ओके शटल रन हो गई। चलिए अगले पॉइंट पे हम चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ चलेंगे साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ चलेंगे। चलो एमसीक्यूज़ कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। प्री में टेस्ट एंड मेजरमेंट से आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट्स जस्ट एंड डेमो। इससे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जब हम वीक में हम 2 मॉक टेस्ट कराएंगे आपके साथियों। ठीक है, पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट जिसमें आप जीएस का पार्ट भी देखोगे और 130 क्वेश्चन आप प्री के भी देखोगे। 2 मॉक टेस्ट बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन को पूरे सिलेबस के कंपाइल करके। ठीक है, सो प्री एग्ज़ाम बेस्ड अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें भैया, ठीक है, एमसीक्यूज़ की बात करें तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें टेस्ट एंड मेजरमेंट में, अगर आपको किस टाइप का मिल सकता है, मोहन्स हाइट इज़ 3 फीट 11 इंचेस एंड 3 फीट 11 इंचेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, यानी मोहन की ऊंचाई कितनी भैया, 3 फीट 11 इंच है। तो 3 फीट 11 इंच किस चीज़ का एग्जाम्पल हो सकता है, उदाहरण हो सकता है, एक टेस्ट का, परीक्षण का, मेजरमेंट का, मापन का, इवैल्यूएशन का, मूल्यांकन का, या फिर असेसमेंट, आकलन का। बताओ भैया, सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा करेक्ट आंसर? अगर मोहन की ऊंचाई 3 फीट 11 इंच है तो 3 फीट 11 इंच जो ये टर्म है भैया, इसका मतलब क्या होगा, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा? बिल्कुल क्या होगा, अगर आप जाते हो ऑप्शन बी मेजरमेंट के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे। मापन इसका करेक्ट एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा। 3 फीट 11 इंच किस में आएगी भैया, मेजरमेंट में आएगी, ये मेज़र की जा सकती है ना। चलो नेक्स्ट अगले सवाल पे चले। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, टेस्ट इज अ, परीक्षण एक है, डैश है, क्या है, एक उपकरण है, एक टूल है, एक तकनीक है, एक टेक्निक है,
एडजस्टमेंट है, किसी चीज़ का समायोजन, या फिर आकलन करता है। टेस्ट क्या है भैया, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? टेस्ट क्या है? टेस्ट क्या है? एक टूल है भैया, एक उपकरण है। स्टार्टिंग की स्लाइड में ही मैंने बताया था, इक्विपमेंट है, उपकरण है, apparatus है, एक टूल है, ठीक है, जो किसके लिए काम करता है? मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के लिए वर्क करता है या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए होंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगला सवाल हम देखें। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? BMI इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। BMI निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सभी को पता होगा भैया, क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, है ना, बॉडी मास इंडेक्स। इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से लेते हुए चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये, ठीक है। अब तो ये एक्चुअल में किसका उदाहरण है भैया, ठीक है। ऑप्शन है तुम्हारे आपके एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट, मानव मिति परीक्षण, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, शारीरिक फिटनेस परीक्षण, साइकोमोटर टेस्ट, मनोचालक परीक्षण, या फिर लिखित परीक्षण, रिटन टेस्ट। चलो बताओ, BMI जो एग्जाम्पल है भैया, वो इन चारों में से किसका एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है, ठीक है। BMI इन चारों में से किसका एग्जाम्पल है? फटाफट से बताएंगे, सभी के जवाब आने चाहिए। ठीक है, क्या होगा सही जवाब? BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स, जहाँ बॉडी इंक्लूड हो गई, शरीर इंक्लूड हो गया, दैट्स मीन्स कि फिजिकल, शरीर ही इंक्लूड हो गया तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। शारीरिक फिटनेस परीक्षण के अंतर्गत आपका बॉडी मास इंडेक्स आता है, ओके। अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ टेस्ट मे बी यूज टू टेस्ट सोशल बिहेवियर, ठीक है। सामाजिक व्यवहार की जांच के लिए किस प्रकार का परीक्षण उपयोग में किया जा सकता है भैया? अब बताओ, सामाजिक बिहेवियर या सोशल बिहेवियर की जांच के लिए हम किस प्रकार के टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं? एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट, मानव मिति परीक्षण, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, शारीरिक फिटनेस परीक्षण, साइकोमोटर टेस्ट, मनोचालक परीक्षण, या फिर अफेक्टिव डोमेन टेस्ट, भावात्मक क्षेत्र परीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट से बताओ कि सामाजिक व्यवहार की जांच के लिए हम किस प्रकार का परीक्षण यूज़ कर सकते हैं भैया? अब जहाँ सोशल आ जाए, एक चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी जहाँ सोशल आ जाए ना, सामाजिक आ जाए, तो वहाँ आपकी क्या जागृत हो जाती है भैया? भावनाएं, ठीक है। भावना लिख देता तो कुछ और मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। भावनाएं जागृत हो जाती हैं, भावनाओं से कनेक्ट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो भावात्मक क्षेत्र परीक्षण आप करने जा रहे हो अगर आप सोशल व्यवहार की जांच कर रहे हो, ठीक है। तो ये इसका भावात्मक क्षेत्र परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के टेस्ट का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, स्किन फोल्ड टेक्निक इज यूज टू मेजर। अभी पीछे ऑप्शन में आपने देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसी का एक पार्ट का क्वेश्चन उठा दिया आपसे। स्किन फोल्ड टेक्निक यूज टू मेजर, स्किन फोल्ड तकनीक का उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए या किसको मापने के लिए किया जाता है? वेट, फैट परसेंटेज, गर्थ मेजरमेंट या गिर्थ, या ओवर फैटनेस, अत्यधिक मोटापा। चलो फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? 5वें का सही जवाब क्या होगा? क्या मापा जाता है स्किन फोल्ड कैलिपर से? देखो इसमें कंफ्यूज जाते हैं। देखो आंसर तो इसका होगा ऑप्शन बी, फैट परसेंटेज, वसा प्रतिशत को मापने के लिए किया जाता है। बट मेस, ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे जहाँ ऐसे आपके सामने पॉइंट्स दे दिए जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार हो ऐसा गिर्थ मेजरमेंट अब नहीं पता है, लगेगा ये कोई टर्मिनोलॉजी तो नहीं है स्किन फोल्ड कैलिपर से रिलेटेड। ये आंसर कंफ्यूजिंग करने के लिए होते हैं। ओवर फैटनेस पे ज़्यादातर लोग या कुछ बच्चे ऐसे लगा के आ जाते हैं ओवर फैटनेस में, बट इसका जो एक्चुअल काम होता है स्किन फोल्ड टेक्निक का यूज़ भैया आपके फैट परसेंटेज को मेज़र करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, WHR इज कैलकुलेटेड बाई, ठीक है। WHR की गणना की जाती, किससे की जाती भैया?
कमर को कूल्हे की मापन से गुणा करना, ठीक है। मल्टीप्लाइंग वेस्ट बाय हिप मेजरमेंट, कूल्हे में कमर के मापन को जोड़ना। एडिंग हिप बाय वेस्ट मेजरमेंट, कूल्हे को कमर के मापन से विभाजित करना। डिवाइडिंग हिप बाय वेस्ट मेजरमेंट एंड कूल्हे को मापन से कमर घटाना। सब्सट्रैक्टिंग वेस्ट फ्रॉम हिप मेजरमेंट। अब अगर फॉर्मूला डायरेक्ट दे देता बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है, लिख करके अगर फॉर्मूला दे देता तो भी कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? WHR किस चीज़ से कैलकुलेट किया जाता है? आपके वेस्ट मेजरमेंट से आपके हिप मेजरमेंट को डिवाइड कर दिया जाए, हिप को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, डिवाइडिंग हिप बाय वेस्ट मेजरमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है, अभी मैं प्री के क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ, एक ही टॉपिक का लेके चल रहा है, जब कंबाइंड होगा तो और बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक से चल रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चों ने बोला सर बेसिक से लेके चलिएगा, बाकी जब आपका टेस्ट होगा तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और भी थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्नावली का उपयोग है भैया, द यूज ऑफ क्वेश्चनर इज टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन एनालिसिस। बताओ भैया फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चनर का यूज़ हम किस में कर सकते हैं? ठीक है, टेस्ट में कर सकते हैं। पहली स्लाइड में, दूसरी स्लाइड में मैंने बताया, जब डेफिनेशंस वगैरह बता रहा था तो टेस्ट का जब डिफरेंस बताया था मैंने दोनों का, टेस्ट और मेजरमेंट का, तो उसमें पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि शैक्षिक प्रक्रिया में टेस्ट का यूज़ होता है और क्वेश्चनर किस में होता है? शैक्षिक प्रक्रिया में होता है। आपसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द हाइट ऑफ द चाइल्ड इज इन फीट, इट इज़ क्लासिफाइड अंडर। यदि बच्चे की ऊंचाई फीट में है तो इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा भैया? मूल्यांकन की श्रेणी में, इवैल्यूएशन में, मापन की श्रेणी में, मेजरमेंट में, परीक्षण की श्रेणी में, टेस्ट में, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताओ भैया फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब ऊंचाई हाइट फीट में है, फीट का मतलब हम उसको मेज़र कर सकते हैं, यानी कि मेजरमेंट की श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 9वां प्रश्न कह रहा है, जयाज वेट इन 3 kg लेस देन मेहुल, इट इज़। जया का वजन मेहुल से 3 किलोग्राम कम है भैया, तो ये क्या है? एक टेस्ट है, एक इवैल्यूएशन है, एक मेजरमेंट है, या फिर उसका सारांश है, समरी है? बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? जया का वजन मेहुल से 3 किलोग्राम कम है, क्या कर रहे हो? मूल्यांकन ही तो कर रहे हो, उससे इसका ज़्यादा है, उससे इसका कम है, यानी कि ये किस में आ जाएगा भैया? इवैल्यूएशन में आ जाएगा, इवैल्यूएशन, ठीक है। हाँ, इवैल्यूएशन में आएगा, मूल्यांकन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, BMI ऑफ द नॉर्मल वेट रेंज इज। सामान्य वजन सीमा का BMI क्या होता है भैया? ठीक है, सामान्य वजन सीमा का BMI क्या होगा? लेस देन 18.5, 18.5 से 24.9, मोर देन 18.5, या फिर नन ऑफ दीज। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 एक नॉर्मल कितना होना चाहिए? 18.5 से 24.9 के बीच में अगर है वज़न तो क्या होगा? नॉर्मल वेट्स रेंज होती है, ठीक है। चलो आ गया, अब आ जाओ, फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। वेट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई हाइट इनटू हाइट इज द फार्मूला फॉर। शरीर का वजन भागे लंबाई गुणे लंबाई का सूत्र किसका है भैया? BMI का है, वेस्ट हिप रेशियो का है, वेट रेशियो का है, या फिर नन ऑफ दीज। बताओ फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना चाहिए। क्या होगा सही जवाब? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो ये फॉर्मूला है किसका? अगर आप ऑप्शन ए BMI के साथ जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट है। बॉडी मास इंडेक्स निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अनदर फॉर्मूला बेस्ड, वेस्ट सर्कमफ्रेंस इज डिवाइडेड बाई हिप सर्कमफ्रेंस इज द फॉर्मूला फॉर। ठीक है, कमर की परिधि को भाग दे दिया गया कूल्हे की परिधि से। कल्ले लिखा है, कूल्हे होगा, कूल्हे की परिधि से, तो उसका सूत्र ये किस चीज़ का है? वेस्ट हिप रेशियो का, BMI का, वेट रेशियो का, नन ऑफ दिस का। BMI का तो होगा नहीं, इसे हमने पीछे क्लियर कर लिया। बताओ भैया 12वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा? WHR याद रखिएगा, WHR
वेस्ट हिप रेशियो का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमर कूल्हा अनुपात, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भाई साहब, 600 मीटर यार्ड रन वॉक मेजर्स, 600 गज दौड़ या चलना किसको मापता है भैया? इस आपकी स्ट्रेंथ को मापता, भी पीछे डिस्कस किया स्लाइड में, एंडोरेंस को, फ्लेक्सिबिलिटी को, या नॉन ऑफ दीज? बताओ, सभी के जवाब आने चाहिए। 13वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? किसको मापता है? सहन शक्ति को मापता है भैया, एंडोरेंस को मापता है। देखो मैंने इस प्रोसेस को इसलिए फॉलो किया कि पहले आप अगर थ्योरी पढ़ते हो, फिर उससे बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं और आप क्वेश्चन के आंसर उस वक्त आप सही जज करते हो या कमेंट में देते हो और आपका रिजल्ट सही आता है, पॉजिटिव आता है, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन जागती है, एक प्रेरणा जाती है कि हाँ मैं सही वे में जा रहा हूँ। और समझ लीजिए पढ़ाई का सबसे वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। भले बहुत से लोगों को लगेगा सर केवल एमसीक्यूज़ कराओ, केवल एमसीक्यूज़, भैया लो एमसीक्यूज़ का फ़ायदा ये हुआ अब थ्योरी भी करनी पड़ेगी मेंस पेपर में, तब कहाँ से एमसीक्यूज़ काम आएंगे। तो सब चीज़ को साथ में लेके चलोगे तो आपका वन ऑन कॉम्पैक्ट तैयारी होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट इज, स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक फिटनेस घटक है कौन से भैया? बॉडी कंपोजिशन, शरीर संरचना, फ्लेक्सिबिलिटी, शक्ति, या ऑल ऑफ दिस? बताओ भैया 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोजिशन में आपका बॉडी कंपोजिशन भी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है और स्ट्रेंथ भी आती है, तीनों ही आते हैं, यानी कि ये ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न आपसे कह रहा है सोमैटोटाइप क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी इज आर, ठीक है। शरीर के सोमैटोटाइप वर्गीकरण है, ये साइकोलॉजी में भी आता है और आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट का भी पार्ट है, ध्यान रखिएगा, भले हाइड है आपके सिलेबस में बट है। एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, ऑल ऑफ दीस? बताइए क्वेश्चन नंबर 15 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब क्या होगा? क्या होगा? सोमैटोटाइप जो होता है वो एंडोमॉर्फिक भी होते हैं, मेसोमॉर्फिक भी होते हैं और एक्टोमॉर्फिक भी होते हैं भैया, ठीक है। ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, डैश हैज़ एन या विच हैज़ एन एथलेटिक टाइप बॉडी? कौन सा या शरीर एथलेटिक प्रकार का होता है? एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, या नॉन ऑफ दिस? बताओ एथलेटिक टाइप की बॉडी इन चारों में से, तीनों में से किसकी होती है? किसकी होती है? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं, मेसोमॉर्फिक या मेसोमॉर्फ टाइप बॉडी टाइप्स, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मेजर्स, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या मापता है? स्ट्रेंथ मापता है, फ्लेक्सिबिलिटी मापता है, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, हृदय वाहिका सहन शक्ति, या फिर स्पीड या गति, शक्ति, लचीलापन? बताओ भैया क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर? क्या मापता है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो होता है आपके हार्ट की स्ट्रेंथ को मापने की, यानी कि कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, स्ट्रेंथ बोल दिया मैंने, सहन शक्ति को, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, हृदय वाहिका सहन शक्ति को मेजर करने का वर्क करता है आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिगजैग रन मेजर्स, ठीक है। जिगजैग रन क्या मेजर करती है या दौड़ क्या मापती भैया? एजिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ, या नॉन ऑफ दिस? बताओ भैया, अभी पीछे डिस्कस किया था, क्या मापती है जिगजैग? अब देखो यहाँ पर अगर ऑल ऑफ द अबव होता तो आपका दो आंसर सही होता, बट नहीं दिया तो एक इंपॉर्टेंट आंसर आपको चूज करना है, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी एक्चुअल में जिगजैग रन किस चीज़ के लिए मापी जाती है? बताओ। नहीं, ठीक है, एक ही आंसर इसका करेक्ट होगा, दो नहीं होंगे। क्या होगा सही जवाब? क्या मापती है? बिल्कुल ऑप्शन ए, एजिलिटी, आपकी फुर्ती मापने का काम होता है भैया, किससे? जिगजैग रन से आपकी चपलता को मेज़र किया जाता है, ठीक है। ये कहाँ अटक गया भाई? ताऊ जी फंस गए यहाँ पे, चलो कोई नहीं, ठीक है। चलिए
ये हो गया आपका। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है साथियों, उस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं आपका मेंस पेपर के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक LT ग्रेड, ठीक है, विशिष्ट अध्यापक शारीरिक शिक्षा विद्यालय संकेतित विशेष माध्यमिक विद्यालय, परीक्षा योजना के ऊपर डिस्कस करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका प्री होगा भैया, ठीक है, उसमें एक तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक, एक आपका GS का पार्ट होगा और एक आपका सब्जेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। GS से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट से, सॉरी एक सेकंड, GS से कितने क्वेश्चन आएंगे, 20, हाँ, और सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चन, ठीक था, ठीक है। तो GS बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। आप एक चीज़ जान लीजिए, अभी जो पुराने कैंडिडेट हैं हमारे, सॉरी कैंडिडेट बोलो, पुराने एस्पिरेंट्स हैं जो काफ़ी पहले से जिनकी एज हो गई है 30+ में, अगर जिनको मान के चलूँ, उनके लिए GS बोझ हो जाता है, फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए। एक्सपीरियंस है मेरा खुद का, ठीक है, उनको इस चीज़ को पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। बल्कि जो अभी फ्रेश कैंडिडेट जिन्होंने BP BPEड कंप्लीट किया होगा, वो इस सब्जेक्ट के अंदर समझ लो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो जितने भी पुराने एस्पिरेंट्स हैं, 30+ हैं, या मैं कहूँगा 26 के भी ऊपर हैं, उन अपनी GS अभी से पढ़ना स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो। अगर आप इस चीज़ में स्कोर नहीं ला पाए तो आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट एक ऐसा पार्ट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। सिलेक्शन डिसाइड करेगा आपका GS। प्री के अंदर अगर क्वालिफाई होना है तो इस 30 में से भैया आप एक चीज़ जान लो कि कम से कम 20 क्वेश्चन आपको अटेंड करके आने पड़ेंगे, ठीक है, और 20 के 20 आपको सही अटेंड करने हैं, यानी 20 मार्क्स आपको निकालने हैं, 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही अटेंड करने, क्योंकि भैया नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और GS के भी प्रैक्टिस सेट, उसकी पूरी थ्योरी, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, पूरी नोट्स आपको GS की अवेलेबल हो जाएगी मेरे थ्रू, एक एक चीज़ सब कुछ बताऊँगा अभी लास्ट में कैसे अवेलेबल होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, समय कम है और GS बहुत ही खतरनाक पार्ट है, मैथ्स भी है इसमें, ठीक है। बहुत से लोग कंफ्यूज है कि मैथ नहीं है, 10th लेवल तक की अर्थमेटिक और भी है पॉइंट्स, मैंने देखे नहीं, जब उसको पढ़ाएंगे तो अच्छे से डिस्कस करवा देंगे उस पर, ठीक है। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है भैया। प्री ही नहीं क्वालिफाई होगा तो मेंस में क्या लिखोगे, आलू बुखारा। तो प्री क्वालिफाई करने के लिए GS पे भी साथ में कम से कम 1 घंटा से 1.5 घंटा दो भैया। और GS में एक चीज़ पॉइंट बता दे रहा हूँ, इन GS में कम से कम आपको 6 क्वेश्चन करंट को देखने को मिलेंगे, करंट से, ठीक है। तो करंट पे भी फोकस करो, स्पोर्ट्स के साथ साथ इस पे भी। और हाँ, फिजिकल एजुकेशन की GS में स्पोर्ट्स से भी करंट आता है 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए, स्पोर्ट्स तो पढ़ ही रहे हो आप, बट और भी करंट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भैया, द्वितीय चरण यानी मुख्य परीक्षा, लिखित परंपरागत, ठीक है, यानी कि जैसे IAS PCS वाले बच्चे मेंस लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, वैसे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस आपके होंगे भैया कितने, 20 क्वेश्चंस होंगे। और इन 20 क्वेश्चंस को क्या किया है, 10-10 के पार्ट में डिवाइड कर दिया भैया, ठीक है। एक 10 में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और एक 10 में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। अब इनको लिखना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखेंगे तो सभी, और मैं हमेशा से आपको बताते आया हूँ, मेरी जितनी भी क्लासेस आपने देखी होंगी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया अगर आपको PDF अवेलेबल हो रही है तो तब भी आप क्या करो, अपनी खुद की नोट्स बनाओ। कह के थक गया, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने की आदत पड़ेगी, नहीं तो हाथ दर्द करने लगेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत बड़ा फैक्टर करेगा आपका हैंड राइटिंग। अब आपको बहुत सी चीज़ों पे काम करना है, अगर मेंस लिखना है तो जान लीजिए हैंड राइटिंग। दोनों ने सेम पैटर्न अपनाया, सेम आंसर लिखे, ठीक है, तो जान लो हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और नंबर्स में बहुत ऊपर नीचे होंगी चीज़ें,
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ओके, सो नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। नोट्स के लिए मटेरियल मेरा प्रोवाइड है आपको बहुत बेहतरीन, ठीक है, और उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। अब आ जाओ जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे भैया 10 क्वेश्चंस, ठीक है, टोटल 200 नंबर के आपके होंगे, 80 नंबर आपको शॉर्ट से मिलेंगे, ठीक, और 120 नंबर आपको किससे मिलेंगे भैया, लॉन्ग क्वेश्चन से मिलेंगे। ओके, 3 घंटा टाइम मिलेगा आपको, ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाओ जो पहले शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो उन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको कितना वर्ड लिमिट मिलती है, 120, 120 वर्ड्स लिमिट मिलेगी। और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको 125, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको 200, ठीक। अब देखो, ओके, क्लियर हो गई इतनी चीज़। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इन वर्ड्स के अंदर ही आपको अपने आंसर को समेटना। क्वेश्चंस देख लो भैया, क्वेश्चंस कैसे पुटअप होंगे आपसे, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं, देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहीं से क्वेश्चन उठाए इसी टॉपिक से, ताकि आपको समझ में आए। आपने एमसीक्यूज भी देखे, अब उसके लॉन्ग फॉर्मेट में अगर आपसे टेस्ट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछेगा तो किस टाइप से पूछेगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। शॉर्ट टाइप में आपसे इंपॉर्टेंट पूछ लिया भैया टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का स्पोर्ट्स के अंतर्गत, ठीक है। तो खेलों में परीक्षण, मापन और मूल्यांकन का क्या महत्व है, इसको आपको लिखना है 125 वर्ड के अंदर, यानी 125 वर्ड के अंदर आपको उसका इंपॉर्टेंस लिखना है, यानी सारे पॉइंट्स को भी लिखना है, फिर उन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करना, जैसे मैंने पीछे स्लाइड में कर रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, द वेट ऑफ ए पर्सन इज 60 kg एंड हाइट इज दिस, कैलकुलेट हर BMI या हिज BMI, उसका बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करके बताइए। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक। यानी किसी व्यक्ति का 60 किलोग्राम वजन है, लंबाई 170 सेंटीमीटर है, तो उसका BMI की गणना कीजिए। कैसे करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, उसको सॉल्व करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा भैया, लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस अगर मैं बात करूँ, 4 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक फिटनेस घटकों के मापन परीक्षण का वर्णन करना है, ठीक है। जितने भी स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक फिटनेस के घटक हैं, कंपोनेंट हैं, उसकी जो मेजरमेंट के टेस्ट हैं उसका वर्णन करिए भैया 200 शब्द में, ठीक है। डिस्क्राइब द वेस्ट हिप रेशियो विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। WHR को आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन टाइप्स में आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे भैया। देखिए, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेस्ट एंड मेजरमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। डिटेल्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर डिस्क्राइब वन ऑफ द टेस्ट ऑफ मसल स्ट्रेंथ मेजरमेंट इन हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस से संबंधित, ठीक है, शक्ति मापन के एक परीक्षण को क्या करना है भैया, उसको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। डिस्क्राइब द टेस्ट टू मेजर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस अमंग द हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। अब कार्डियोवास्कुलर फिटनेस या की बात करें तो कौन तैयार करवाता है आपका भैया, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हो गया, ठीक है, उसको डिस्क्राइब कर दिया गया, ठीक है। और भी टेस्ट होंगे, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस परीक्षण में हृदय वाहिका फिटनेस को मापने के लिए परीक्षण का वर्णन कीजिए। कौन सा मापता, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। अब आपको हार्वर्ड स्टेप, अब यही नहीं पता चलेगा कि भैया ये कौन सा टेस्ट आपसे एक्सप्लेन करवा रहा है, तो क्या लिखोगे, समझ में आया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने के बजाय आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, आपको पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लॉन्ग फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। और अभी तो मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है इस क्लास में, ठीक है, बट नेक्स्ट क्लास जो आएगी हमारी उसमें वो फॉर्मेट लेते हुए थ्योरी, एमसीक्यूज़ के बाद मेंस पेपर की प्रैक्टिस, साथ में इनके आंसर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस पैटर्न में आपको इनके आंसर्स को लिखते हुए चलना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो बात तो आ गई, ठीक है, कि ये तो ठीक कौन सी क्लास भैया, डेमो क्लास, ठीक है। ये आपको आज यूट्यूब पे मिल रही है एज इट इज़, जैसे मेरी क्लासेस मिलती हैं
इस क्लास के बाद से नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस आएंगी मेरी, आपको हमारे ज्वाइन बटन पर जाना पड़ेगा। ज्वाइन बटन के अंदर आपको हमारी क्या लेनी पड़ेगी भैया, मेंबरशिप। यानी इस दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी वो वैल्यू नहीं मिलती, फ्री में पढ़ा के देख लिया मैंने, ठीक है। मेंबरशिप लेना पड़ेगा आपको, और बहुत ज़्यादा नहीं रखी भैया, 199 रुपये की है बस, सॉरी 119 की, 119 रुपये मात्र। 119 रुपये में वहाँ पर आपको कोर्स दिखेगा UPLT ग्रेड, ठीक है। उस कोर्स पे जाकर ज्वाइन बटन परचेज कर लीजिएगा, ठीक। मेंबरशिप ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको ये क्लास तो अवेलेबल ही होगी, साथ ही साथ जितनी भी मेरी क्लासेस अब आएंगी UPLT ग्रेड की इस पैटर्न पे, वो आपको इसी मेंबरशिप बटन के अंदर मिलेंगी भैया। और वीकली 2 टेस्ट भी मिलेंगे आपको, साथ ही GS की क्लास भी हमारी इसी के अंदर चलेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको क्या चाहिए भैया, सर हमको चाहिए नोट्स, वो भी किस में, कोई कहता है हमको इंग्लिश में चाहिए, कोई कहता है हमको हिंदी में चाहिए। हम आपको बाइलिंगुअल नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराएंगे, उसके लिए भी व्यवस्था हो रखी है। MCQs प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। साथ ही GS का पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे, मैथ्स को छोड़कर, ओके। सारा मटेरियल A to Z आपको मिलेगा। और ये जितनी भी क्लासेस की PPTs हैं वो सारी PDF फॉर्मेट में आपको मिलेंगी। उसके लिए हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है भैया, ठीक है। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, ठीक, जो है फिजिकल एजुकेशन एरिना प्रीमियम के नाम से, प्रीमियम नोट्स के नाम से, ठीक है, जिसकी लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगी। यानी एक बार अगर आप ज्वाइन हो गए तो जीवन भर के लिए ज्वाइन हो गए। इससे पहले मैंने बोला था आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट है। पहले ये चीज़ मैंने 199 रुपीज़ की ली थी। आज मेरे पास बच्चे मैसेज करते हैं, सर पहले तो आपने 199 का किया। भैया मैंने बताया था कि बढ़ने वाला है, 300 रुपये ये सारी चीज़ें अवेलेबल आपको करा दी जाएंगी। 300 रुपये पे करेंगे, ठीक है। और बता दूं आपको, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, उसी पे मैसेज करिए, क्योंकि मेरे अलावा अगर कोई भी आपको बोलता है कि फिजिकल एजुकेशन एरिना की नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, हो सकता है वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा हो या आपको कहीं की और मटेरियल मसाला प्रोवाइड करा दे, ठीक है। सो मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी दे रखा है, फिर से दे देता हूँ आपको, ठीक है। और सिर्फ व्हाट्सअप पे करिए, ठीक है। नंबर है 8881313895, ठीक है, ओके। इस पे सिर्फ आप व्हाट्सअप करेंगे, ठीक। व्हाट्सअप पे आप मैसेज करिए फॉर टेलीग्राम ग्रुप, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। मेरे ही नाम से आपको QR कोड आएगा, सुनील रोशन के नाम से ही QR कोड जाएगा। अदर कोई QR कोड जाता है तो प्लीज़ इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं मेरे पे, ठीक है। नहीं उठता तो मैं खुद कॉल बैक करूंगा आपको, ओके। लेकिन पहले मैसेज जरूर ड्रॉप करिए, तभी आपका कॉल रिसीव होगा। चलिए, ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर ये चीज़ें आपको अब चाहिए तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। केवल वीडियो से सेटिस्फाइड हैं तो आप हमारे मेंबरशिप पे जाइए। 119 रुपये में 1 मंथ का आपको मिल जाता है मेंबरशिप। लगभग हम 1.5 से 2 महीने के अंदर पूरी रिवीजन कंप्लीट करा देंगे। एग्जाम से पहले आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप हमारी मेहनत, हमारी एफर्ट आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।